choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स 1 मिलियन इश्यू नंबर 7। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ओडिन थोर को ymir के खून के बारे में बताता है। ymir जो कि सबसे पहला फ्रोस्ट जायंट है, बड़ी मुश्किलों के साथ थोर और शी हल्क ymir के खून को हासिल करते हैं, जबकि उधर आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि इटर्नल्स मर चुके हैं, उन सब ने सुसाइड कर लिया है। तभी मरते मरते इकारिस आयरन मैन को ये बताकर चला जाता है कि तुम ही वो इलाज हो। ऊपर ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल द हॉर्ड के डीएनए के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोकी कैप्टन अमेरिका को अल्फा सेलेस्टियल की कहानी बताता है। वो सबसे पहला सेलेस्टियल जो अर्थ पे 4 बिलियन साल पहले आया था, जब ये अर्थ सिर्फ एक आग का गोला थी। यहाँ पे उस टाइम पे कोई लाइफ नहीं थी, और वो सेलेस्टियल यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि वो यहाँ पे आना चाहता था, बल्कि वो इसीलिए आया क्योंकि वो इस धरती पे गिर गया था। और वो गिरा इसलिए क्योंकि वो मर रहा था। तब मुझे पता चला कि एक स्पेस गॉड भी बीमार हो सकता है, और ये तो यहाँ पे एक अजीब सा इन्फेक्शन लेकर आया था, जिन्हें आने वाले टाइम में हॉर्ड के नाम से बुलाया जाएगा। जब वो सेलेस्टियल डीप स्पेस में ट्रेवल कर रहा था, तब उसका सामना इन कॉस्मिक टिड्डियों के साथ हुआ। उस टाइम पे ये टिड्डियां बेजान प्लैनेट्स को खाया करती, लेकिन जल्द ही उनको ये पता चला कि सेलेस्टियल्स के अंदर और भी ज्यादा पावर होती है, और तब ये सेलेस्टियल इन्फेक्ट हो चुका था। ये अपनी प्रजाति का पहला सेलेस्टियल था जिसे ये बीमारी लगी, और ये स्पेस में कई सालों तक गिरता रहा, जब आखिरकार ये अर्थ पे गिरा, जहाँ इसने उल्टी की, इसका खून बहा और ये अपने रेडियो एक्टिव आंसू रोया। तब इसने घुटने टिका दिए और ये मर गया। वो बीमारी लावा और पत्थरों से होते हुए अर्थ के अंदर चली गई, और इसके साथ साथ इस अल्फा सेलेस्टियल का खून भी अर्थ में मिल गया। करोड़ों सालों तक ये इन्फेक्शन अर्थ पे रहा, पूरा प्लेनेट इसकी चपेट में आ गया, और वो सब अर्थ के नेचुरल इवोल्यूशन को चेंज करता रहा। आखिर ये इन्फेक्शन अर्थ पे ही क्यों आया, जबकि इस यूनिवर्स के अंदर अरबों प्लेनेट हैं? मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कैप्टन अमेरिका कि इसका कोई खास मकसद नहीं था। इसका कारण सिर्फ वो सेलेस्टियल उल्टी और उसके अंदर से निकलने वाले मॉन्स्टर्स थे। क्या तुम्हें पता है कि वो मॉन्स्टर्स कौन थे? वो तुम लोग थे, और तुम्हें अपने जन्म के लिए इस अल्फा सेलेस्टियल का थैंक्स बोलना चाहिए। द प्रोजेनिटर, इस पूरे वर्ल्ड को जन्म देने वाला वो गॉड जो मारा गया ताकि तुम लोग जिंदा रह सको। कैप्टन बोलता है कि तुम ये सब बताकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं पहले ही इतना इतिहास जानता हूँ जितना जानने की मुझे जरूरत है। लोकी बोलता है, मैं समझ गया कैप्टन अमेरिका, तुम मेरे बाप की तरह जिद्दी हो। वो अब भी ये मानता है कि उसने अर्थ पे लाइफ को जन्म दिया, लेकिन सच्चाई वही है जो मैंने तुमको बताई। तुम एक बड़ा कॉस्मिक एक्सीडेंट हो जो मौत और बीमारी से पैदा हुआ है। ये सारी बात नीचे मौजूद घोस्ट राइडर भी सुन रहा होता है। कैप्टन बोलता है, लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, फर्क इससे पड़ता है कि हम लाइफ में क्या करते हैं, और जो मैं अपनी लाइफ के साथ करने वाला हूँ। मैं हर किसी कीमत पे तुम्हें और फाइनल होस्ट को रोक कर रहूंगा। कैप्टन लोकी के सिर को अपने सिर से फोड़ देता है। लोकी बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए एक निराशा हूँ, लेकिन तुम मेरी तरह आगे नहीं बढ़ पाए। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सच्चाई जानने की जरूरत है। अगला सेलेस्टियल जो अर्थ पे आया 1 मिलियन साल पहले, वो इस प्रोजेनिटर को ढूंढ रहा था, क्योंकि प्रोजेनिटर कई सालों पहले गायब हो गया था। उस दूसरे सेलेस्टियल का नाम था ज़रेब द एस्पायरेंट। उसे जल्दी प्रोजेनिटर के मरने की जगह मिल गई, लेकिन तब तक प्रोजेनिटर की बॉडी में काफी सारे बग्स फैल चुके थे, और शायद इसी से ज़रेब पागल हो गया होगा, या शायद वो इन्फेक्शन ज़रेब के अंदर घुस गया होगा। और तब मेरे फादर और उसके दोस्तों ने उस सेलेस्टियल को अर्थ पे तबाही मचाते हुए देखा और उसे जमीन के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। वो उम्मीद कर रहे थे कि उसके बाद उनका ऐसे किसी सेलेस्टियल के साथ सामना नहीं होगा, लेकिन वो गलत थे। जब 2 सेलेस्टियल गायब हो गए, तब उनका एक पूरा झुंड वहां पे आ पहुंचा, द फर्स्ट होस्ट। और इतनी बड़ी सेना के सामने मेरा फादर एक चींटी की तरह था। वो अपनी मौत के लिए तैयार था, लेकिन उसकी मौत नहीं आई। द फर्स्ट होस्ट अर्थ को छोड़कर चले गए और ज़रेब को जमीन के अंदर दफन छोड़ गए। धीरे धीरे उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैलता रहा, जबकि दूर कहीं नॉर्थ पोल पे
प्रोजेनिटर सड़ रहा था और ये पूरी अर्थ इन्फेक्टेड हो चुकी थी। शायद द फर्स्ट होस्ट को डर था कि वो भी होर्ड के सामने हार जाएंगे। वो उम्मीद कर रहे थे कि ये बीमारी सिर्फ अर्थ पे दफन रहेगी और अगर ऐसा होता तो उनका प्लान काम कर जाता। लेकिन अब तुम देख ही पा रहे होगे कि सारे फर्स्ट होस्ट मर चुके हैं सिवाय फाइनल होस्ट को छोड़कर, मेरे वाले सेलेस्टियल्स को छोड़कर। तो बताओ, क्या तुम अब भी नहीं मानने वाले कि ये अंत है और तुम यही अंत डिजर्व करते हो? कैप्टन कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर इतने झूठ भरे हुए हैं जितना तुम्हारे भाई के अंदर शराब भरी हुई है। लोकी बोलता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ वही कहानी बताई जो मुझे जरेब ने बताई थी जब मैंने उसे इसकी नींद से बाहर निकाला। उस होर्ड ने जरेब को नहीं मारा था जैसे उसने प्रोजेनिटर को मारा था। तब से लेकर होर्ड सेलेस्टियल्स के बारे में काफी कुछ सीख चुके थे। उन्होंने जरेब को चेंज कर दिया, उसे सबसे पहला डार्क सेलेस्टियल बनाया। अब इसका नाम है जरेब द सोरोवर और अब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने संपर्क में आने वाले हर एक सेलेस्टियल को इन्फेक्ट करके हरा दिया है, जिनकी बॉडीज अर्थ पे चारों तरफ फैली हुई हैं। होर्ड के लिए खाना बन रही है, उनकी पावर को बढ़ा रही है और यहीं से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। तभी कैप्टन उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है कि तुम्हें खुद की बातें सुनना काफी अच्छा लग रहा है ना? लेकिन एक बार हम सब के मरने के बाद तुम्हारी बातें कौन सुनेगा? तो लोकी कैप्टन को पानी में धकेलते हुए बोलता है, ये वर्ल्ड कई बिलियन सालों से एक बीमारी रहा है, मैं इसके ऊपर दया कर रहा हूँ और जब फाइनल होस्ट होर्ड इन्फेक्शन को पूरी ताकत पे पहुंचा देंगे तो ये अर्थ एक फोड़े की तरह फूट जाएगी। तभी गोस्ट राइडर लोकी की गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है कि काफी मजाकिया कहानी है, मेरे पास भी खुद की एक कहानी है जिसका नाम है गोस्ट राइडर तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारता है। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अर्थ के आसमान में चारों तरफ आग फैली हुई है। आयरन मैन गॉड किलर आर्मर सेकंड के बारे में स्टेटस मांगता है तो मदरबोर्ड 11 मिनट का टाइम बताती है, जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हम 11 मिनट तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी टोनी को एक इनकमिंग कॉल आती है जिसपे टोनी पूछता है कि कौन बोल रहा है और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तो गोस्ट राइडर उसके फादर का नाम बोलता है। टोनी कहता है कि मेरा फादर तो मर चुका है। गोस्ट राइडर कहता है, मैं जानता हूँ, शायद मेरी कार ने उससे बात की होगी, वो तुमसे हाई कहना चाहता है। छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैंने कैप्टन अमेरिका को ढूंढ लिया है और इन स्पेस जायंट्स को भी। और वैसे मैं घोस्ट राइडर बात कर रहा हूँ। कैप्टन टोनी से बोलता है कि हम बहुत तेजी से आ रहे हैं, तुम इन स्पेस जायंट्स को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो? जिसपे टोनी पूछता है कि तुम कहाँ पे हो? तो कैप्टन बोलता है, मैं नहीं जानता, शायद हम स्वीडन से गुजरे हैं। तो टोनी बोलता है, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखे रहना। कैप्टन बोलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यही हमारे पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि गाइज इन्होंने लोकी को डिग्गी के अंदर बंद कर रखा है। तभी सेलेस्टियल्स इस कार के ऊपर अटैक कर देते हैं तो घोस्ट राइडर को अपनी कार रोकनी पड़ती है। घोस्ट राइडर कैप्टन से पूछता है कि हम कहाँ पे हैं? कैप्टन बोलता है, देखने से तो रसिया लग रहा है, जल्दी करो, हमें इस शहर के लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तभी लोकी लात मारकर पीछे की डिग्गी खोल लेता है। वो फाइनल होस्ट को आवाज लगाता है, मुझे इस डिग्गी से बाहर निकालो और फिर सब कुछ जला देना। उसकी शुरुआत अवेंजर्स के साथ करना। तो गाइस डार्क सेलेस्टियल्स उस शहर को तबाह करने लगते हैं। इतनी देर में टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पहुँचते हैं। टोनी बोलता है, 1 मिनट, अवेंजर्स यहाँ पहुँच गए तो मैं घर जा रहा हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अरे वो हमारी बात कर रहा है। टोनी बोलता है, अगर हम अवेंजर्स हैं तो हमारे पास एक ऐसा प्लान जरूर होगा जो इस वर्ल्ड को बचा सके। 1 मिनट यार, हमारे पास तो प्लान पहले से ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, पहले से ही है? लगता है उस इटरनल के मरने से तुम्हारा दिमाग का बढ़ता बन चुका है। टोनी बोलता है, तुमने कुछ कहा? अरे मैं अपने प्लान के बारे में सोच रहा हूँ। मदरबोर्ड, वो प्लान कहाँ तक पहुँचा? मदरबोर्ड कहती है, 3 मिनट टोनी। तभी उनके सामने होर्ड आने लगते हैं, लेकिन अगले सेकंड उन हॉर्ड्स के ऊपर एक जोरदार हमला होता है। ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल उनके सामने आ चुके हैं। टोनी पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया? ब्लैक पैंथर बोलता है, मैंने अल्फा फ्लाइट के टेक्नोलॉजी का यूज किया और कैप्टन मार्वल की फिजियोलॉजी और मेरे सूट के अंदर उसी टाइप की एनर्जी डाल दी जैसे इन हॉर्ड के अंदर है। कैप्टन मार्वल बोलती है, अगर दूसरे शब्दों में बोलो तो इन कीड़ों को हमारे ऊपर छोड़ दो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, तब तो बस ये स्पेस जायंट्स बच जाते हैं। तो टोनी कैप्टन से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? कैप्टन बोलता है, ये सब जुड़ा हुआ है, इन सेलेस्टियल्स को हॉर्ड ने इन्फेक्ट कर दिया है। तो चाला, क्या तुम सारे बग्स के ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो? तो चाला बोलता है, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन सेलेस्टियल आर्मर को तोड़ने के लिए मेगाटन्स एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कैप्टन मार्वल बोलती है, तब हम मेगाटन्स पावर से उन पर हमला करेंगे। तभी इनके सामने पहुंचते हैं थोर
और शी हल्क। थोर बोलते हैं तुम पंच करने की बोल रही थी, तो चलो पंच करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि तुम दोनों अब तक कहाँ पे थे? शी हल्क बोलती है स्मैश कर रहे थे। थोर बोलते हैं मैं अपने फादर से जवाब मांग रहा था। शी हल्क कहती है स्मैश कर रहे थे और किस कर रहे थे? थोर कहता है और हमें एक एंशिएंट मैजिकल हथियार मिला है जो हमें इन सेलेस्टियल्स के बराबर का बना देगा। ये लो माय लेडी, ये मीर का जादुई खून, ये हम दोनों की मौत भी बन सकता है। क्या तुमने पक्का अपना मन बना लिया है कि तुम ये सब करना चाहती हो? शी हल्क कहती है कि वो चेंज हो सकती है लेकिन फिर भी वो जेनिफर वॉल्टर्स बनी रहेगी। लेकिन हल्क यहाँ पे कुछ अच्छे कारणों की वजह से आई है, तो ये दोनों मिलकर ये मीर का खून खाने लगते हैं और खा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। और जैसे ही ये लोग ये मीर का खून खाते हैं इनकी बॉडी में काफी दर्द होने लगता है। टोनी पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? तभी डार्क सेलेस्टियल्स हमला कर देते हैं। कैप्टन मार्वल उन हॉर्ड्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और ब्लैक पैंथर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि तुम मुझे अपने जादू से उन सेलेस्टियल्स के अंदर पहुंचा दो। जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये तो सुसाइड है, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन खुद ऐसा कर सकता हूँ। टोनी बोलता है कि मेरा प्लान आ चुका है। जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है और वो प्लान क्या है? टोनी बोलता है द गॉड किलर मार्क सेकेंड। मैं इसे मार्स पे छोड़कर आया था। इधर घोस्ट राइडर एक ट्रैक्टर को अपनी सवारी में कन्वर्ट करके लोगों को बचा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है ये तो पागलपन है, मैं ड्रग डीलर्स के साथ लड़ता हूँ और एक दो बार डीमंस के साथ भी लड़ लेता हूँ, लेकिन ये सब मेरे बस की नहीं है। मुझे अपनी कार में बैठकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी कैप्टन उसके सामने आकर बोलता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी भी लड़ाई है। तुम यहाँ किसी कारण की वजह से हो, हम सब हैं, इस वर्ल्ड को हमारी जरूरत है। तो घोस्ट राइडर कहता है कि मैं मदद तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इनमें से एक भी सेलेस्टियल को अपनी कार की डिग्गी के अंदर बंद कर पाऊँ। कैप्टन बोलता है मैं अपने शील्ड को अपने साथ लिए रहता हूँ लेकिन ये कई काम करती है। तुम भी वैसे ही हो, तुमने इस ट्रैक्टर को अपनी सवारी में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ इसे छूकर तुम एक कार से आगे निकल सकते हो। तुम जाना चाहते हो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकते हो तो मुझे तुम्हारी हर संभव मदद की जरूरत है। घोस्ट राइडर बोलते हैं ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे अपने ट्रैक्टर को अपग्रेड करना होगा। उसकी नजर एक मरे हुए सेलेस्टियल के ऊपर पड़ती है। घोस्ट राइडर उस सेलेस्टियल के अंदर जाते हुए बोलता है ये बहुत ही घटिया और स्टूपिड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई मुझे इसके अंदर घुसते हुए नहीं देख रहा होगा। लेकिन गाइस, जैसे ही घोस्ट राइडर उस सेलेस्टियल के अंदर घुसता है वो उस सेलेस्टियल को अपनी सवारी में कन्वर्ट कर लेता है और कहता है कैप्टन ये वाला ट्रैक्टर कैसा है? तभी कैप्टन मार्वल की नजर आसमान पे पड़ती है। वो कहती है अब अवेंजर्स की बारी है, मैं भी इतनी बड़ी बनना चाहती हूँ। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि शांति रखो, इन बचे कुछ हॉर्ड क्रिएचर्स के साथ जुड़ जाओ और हम अपनी बैटरी को मैक्सिमम चार्ज कर लेंगे। कैप्टन भी उनकी मदद करने के लिए आगे आता है। उस डिग्गी से बाहर निकलने के बाद लोकी बोलता है वो जलते हुए सिर वाला बच्चा कहाँ गया? मैं उसे उसी की कार खिला दूंगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे सामने और भी मुसीबतें आ चुकी हैं, जैसे कि सॉर्सरर सुप्रीम। तो लोकी बोलता है आजा सस्ते जादूगर। इधर घोस्ट राइडर कह रहा है ये नहीं हो सकता, मेरे हाथों में इतनी ज्यादा पावर है, मैं सिर्फ सेलेस्टियल नहीं हूँ, ये मैं हूँ, क्या मैं इतना ताकतवर हूँ? तभी टोनी बोलता है हे अच्छा काम किया फास्ट एंड फ्यूरियस। तो तुम क्या कह रहे थे, इस वर्ल्ड को बचाना है? घोस्ट राइडर कहता है मैं कह रहा हूँ चलो बचाते हैं। तो टोनी बोलता है मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, अब चलो जायंट साइज एवेंजर्स इन सेलेस्टियल्स को दिखा दे कि अपनी औकात वाले लोगों से लड़ना चाहिए। तो गाइस हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर, टोनी स्टार्क, थोर और शी हल्क सेलेस्टियल्स के जितने साइज के बन चुके हैं। वैसे टोनी तो अपना गॉड किलर आर्मर पहने हुए है, लेकिन बाकी सब के बारे में आप कह सकते हैं